इस ख्याल से मुझ पर खौफ तारी हो गया था कि ये संतरी मुझे किसी वीरान जगह पर गड्ढे में दबाने ले जा रहे हैं। अगर मैं इसी जगह बेजान रहा तो मेरा अंजाम क्या होगा। मैं सांस ज़रूर ले रहा था, मगर इतनी आहिस्ता आहिस्ता सांस की आमदोरफ्त जारी थी कि मुझे खुद भी इसका एहसास नहीं हो रहा था। मेरा दिल भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। जाहिर है अगर मैं ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया तो मैं खुद बाहर नहीं निकल सकूँगा और गड्ढे में ज़मीन के अंदर पड़े पड़े मेरा जिस्म गलने सड़ने लग जाएगा। ये तस्वर ही बड़ा हैबतनाक था कि मैं ज़िंदा हालत में अपने जिस्म को हड्डियों के ढांचे में तब्दील होते महसूस करूँगा। कुछ समझ में नहीं आता था कि आगे चलकर क्या होगा। जिस गाड़ी या वैगन में मुझे फेंका गया था वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। मैं कंबल में लिपटा हुआ था, मेरा चेहरा भी कंबल में छुपा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। गाड़ी ने कई मोड़ काटे, आखिर एक जगह पहुंचकर इसकी रफ्तार हल्की हो गई और फिर रुक गई। साथ 2 या 3 संतरी थे, वो एक दूसरे से बातें करते नीचे उतर आए। मेरी लाश को घसीट कर ज़मीन पर डाल दिया गया। मुझे फावड़ा चलाने की आवाज़ आई। मुझे दफन करने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। मुझ पर नाकाबिले बयान खौफ की कैफियत तारी थी। थोड़ी देर बाद मैं ज़मीन के अंदर दफन किया जाने वाला था। मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी, ऐ खुदा तू ही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मुझे इस जिंदा हालत में अपने आप को मरते देखने के अजाब से बचा ले। संतरियों को कौन सी बाकायदा कब्र खोदनी थी और लहद वगैरह बनानी थी। उन्होंने ज़मीन में 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदा और फावड़ा चलाने की आवाज़ रुक गई। एक संतरी ने कहा, चलो इसे उठाकर गड्ढे में डाल दो। मुझे किसी ने उठाया नहीं, बल्कि मेरी 2 टांगे आदमियों ने पकड़ी और घसीट कर इस गड्ढे में फेंक दिया। मैं गड्ढे में इस तरह गिरा कि मेरे घुटने सीने के साथ लग गए और चेहरा गड्ढे की दीवार के साथ लग गया। मेरे ऊपर धड़ धड़ मिट्टी गिरना शुरू हो गई। गड्ढे को मिट्टी से पुर किया जा रहा था। मिट्टी में छोटे बड़े पत्थर भी थे जो मेरे जिस्म पर गिर रहे थे। संतरी आपस में बातें भी कर रहे थे। इनकी आवाज़ें मध्यम होती गईं। इसकी वजह ये नहीं थी कि उन्होंने अपनी आवाज़ें धीमी कर ली थी, बल्कि असल वजह ये थी कि मैं ज़मीन के अंदर चला गया था और मिट्टी से गड्ढा भर दिया गया था। फिर मुझे महसूस हुआ कि 2 आदमी मिट्टी को अपने पाँव से दबा रहे हैं। इसके बाद किसी ने दूसरे से कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। गड्ढे को दबाने वाले पाँव रुक गए। इसके साथ ही फावड़ा गाड़ी में फेंकने की हल्की सी आवाज़ आई। गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ और इंजन की आवाज़ मेरे कानों से दूर होकर गायब हो गई। अब हर तरफ मौत का सन्नाटा तारी हो गया था। किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर दूर से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ आती भी होगी तो वो मुझे कब्र के अंदर सुनाई नहीं दे रही थी। एक तरह से मैं कब्र में ही पड़ा था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मरने के बाद मुर्दा इसी तरह कब्र में पड़ा होता होगा। मैं दिल में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था और खुदावंद करीम से रहम की भीख मांग रहा था और सोच भी रहा था, अगर मेरे जिस्म में कुछ देर तक हरकत पैदा न हुई तो मेरा अंजाम वही होगा जो एक लाश का होता है। अगरचे मेरे जिस्म से खारिज होने वाली जड़ी बूटी के खास बू की वजह से अभी तक कोई कीड़ा मकोड़ा या चींटी मेरे करीब नहीं आई थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं 1-2 दिन तक इसी हालत में पड़ा रहा तो खुद मेरा जिस्म कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो जाएगा। यही सोच सोच कर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं बेजान पत्थर की तरह ज़मीन के अंदर पड़ा था। वक़्त का कुछ एहसास नहीं था। मैंने हल्की सी चीख मारी, ये देखने के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ। मैं ऊंची आवाज़ में अल्लाह से दुआ मांगने लगा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान ज़रूर हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं कुछ वक्त के बाद हड्डियों के ढांचे में तब्दील होने वाला था। किसी को खबर नहीं थी कि मैं ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दिया गया हूँ। बाहर से किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। लगता था कि मुझे किसी दूर दराज ऐसी वीरान जगह पर ज़मीन में दफन किया गया है जहाँ से किसी इंसान का गुजर नहीं होता। कुछ पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। रात गुजर गई थी या नहीं, मेरे लिए तो कब्र के अंदर भी रात ही पड़ी थी। आंखों के आगे कंबल था जो ऊपर मिट्टी के गिरने की वजह से दब कर मेरे चेहरे के साथ लग गया था। सारे जिस्म पर मुझे ऊपर पड़ी हुई 3 फीट मिट्टी का बोझ महसूस रहा था। मैंने सोचा कि मुझे बुलंद आवाज़ में चीखना चिल्लाना शुरू कर देना चाहिए। शायद बाहर से कोई मेरी आवाज़ सुनकर गड्ढे के करीब आ जाए और मुझे इस अजाब से निजात दिला दे। अव्वल तो बाहर कोई नहीं था। मैं चीखता भी तो वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। दूसरी मुसीबत ये थी कि फ़र्ज़ करो वहाँ कोई आदमी आ भी जाता और मेरी आवाज़ सुनकर गड्ढे में से मुझे निकाल भी लेता तो मुझे बोलता देखकर वो ये समझता कि मुर्दा ज़िंदा हो गया है और भाग जाता। मेरे लिए वक़्त रुक गया था। गड्ढे में पड़े हुए मुझे हाथ पर शदीद चुभन सी महसूस होने लगी और ऐसा लगा कि कोई चीज़ मेरे ऊपर से रेंग कर गुजरी है। मैं गड्ढे में दबा हुआ था, इसलिए इसे न देख सका। गालिबन ये कोई सांप था जिसने मुझे काटा था। बाहर शायद रात गुजर चुकी थी। मुझे बड़ी मदम मदम आवाज़ दूर से गाड़ियों के गुजरने की किसी वक्त आ जाती थी। गाड़ी के इंजन या हॉर्न की बहुत ही धीमी आवाज़ आती और इसके बाद मौत जैसी खामोशी तारी हो जाती।
अब मेरे साथ एक ऐसी बात हुई जिसका मैं कई रोज़ से इंतज़ार कर रहा था। शायद खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली। मुझे चक्कर से आने शुरू हो गए। मैं समझ गया था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैंने दिल ही दिल में बड़ी आजी से दुआ मांगी कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार मुझे सांप की शक्ल अता कर दे। मेरे सर के चक्करों की शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई। फिर एक ज़ोर का चक्कर आया और मेरे जिस्म का बोझ मुझसे अलग हो गया। शायद ही मैं खुद ही जैसे अपने जिस्म से अलग हो गया था और मैं वही बालिश्त भर सांप की शक्ल में कंबल के अंदर खिसक रहा था। मेरे अंदर सांप की सारी जुबलतें पैदा हो गई। मैं मिट्टी के अंदर की और घड़े के बाहर की सारी खुशबुएं और बुएं महसूस करने लगा था। मुझे कब्र की तारीकी में सब कुछ नज़र आ रहा था। मुझे अपना आप हवा की तरह हल्का महसूस रहा था। मैं सांप से अलग भी था और सांप के वजूद में भी था। वही मिट्टी जो एक बोझ बनकर मेरे ऊपर पड़ी थी अब मुझे रेंगने से खुद ब खुद आगे से हटती जा रही थी। मैं थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद कब्र-नुमा घड़े से बाहर आ गया। बाहर दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रात को कहीं से बादल आ गए थे। आसमान स्याह काले बादलों में छुप गया हुआ था। सर्द हवा चल रही थी। मैंने चारों तरफ सर घुमाकर अपनी जुबान बार बार बाहर निकालकर फिजा को सूंघा। मुझे एक जानिब से एक ऐसी बुआती महसूस हुई जिससे मैं मानूस था। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये मेरे साथी कमांडो मंजर खालिद के जिस्म की बू है, मगर ये बू एक तो बेहद मदम थी, दूसरे हवा की वजह से किसी वक्त आती थी और किसी वक्त अचानक गायब हो जाती थी। सिमत का तयन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कमांडो खालिद की बू ने मुझे ये बता दिया था कि वो दिल्ली शहर में ही है, दिल्ली से बाहर नहीं गया। सांप की हैसियत से मैं कमांडो खालिद की बू से इसलिए मानूस हो गया था कि वो काफ़ी देर से मेरे साथ रह रहा था। मुझे अब कमांडो खालिद के पास पहुंचना था। मैं गड्ढे से निकलकर एक तरफ सरकंडों में छुप कर बैठ गया और कमांडो खालिद की बू का तयन करने लगा। ये किस सिमत से आ रही है? हवा के झोंके बार बार बू को मुझसे दूर कर देते थे, फिर भी मैंने मालूम कर लिया कमांडो खालिद की बू एक ख़ास सिमत से बराबर आ रही थी। मालूम होता था कि वो किसी जगह बैठा हुआ है या छुपा हुआ है। अगर वो वहाँ से हरकत करके किसी दूसरी तरफ चला जाता तो इसकी बू ज़रूर इधर उधर या आगे पीछे हो जाती। लेकिन मैंने सांप की हैसियत से अपनी जुबलत की मदद से मालूम कर लिया कि कमांडो खालिद एक ख़ास जगह पर मौजूद है, क्योंकि इसके जिस्म की बू एक सिमत से थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुसलसल आ रही थी और इसमें ज़रा सी भी कमी बेशी नहीं हो रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इस सिमत को रेंगना शुरू कर दिया। एक सांप के लिए दिल्ली जैसे आबाद और लोगों से भरे हुए ज़बरदस्त ट्रैफिक वाले शहर में दिन के वक्त अपने किसी साथी की तलाश में निकल पड़ना बेहद ख़तरनाक साबित हो सकता था। चूँकि मेरा इंसानी शऊर जिंदा था, इसलिए मैं किसी हद तक खतरे के वक्त अपना बचाव कर सकता था, लेकिन यह खतरा तो तलवार की तरह मेरे सर पर बराबर लटका हुआ था कि अगर मुझ पर किसी इंसान की नज़र पड़ गई तो मेरा जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। लोग तो मुझे इसी वक्त कुचल डालेंगे। लोग सांप को अपना दुश्मन समझते हैं और ऐसा समझने में वो हक बजानिब भी हैं, मगर कैसे मालूम हो सकता था कि मैं सांप नहीं इंसान हूँ। अगर मैं इंसान की आवाज़ में बोलता तो भी किसी को यकीन नहीं आ सकता था कि मैं सांप नहीं बल्कि सांप की शक्ल में इंसान हूँ। बल्कि ऐसी सूरत में तो लोग मुझे कोई बदरू समझकर किसी सूरत में भी जिंदा न छोड़ते। मैंने कमांडो खालिद की बू को अपने सामने रखा हुआ था और इसी सिमत को आहिस्ता आहिस्ता सरकंडों और झाड़ियों की आड़ लेता रेंगता चला जा रहा था। मैं गंदे नाले के ऊंचे किनारे पर रेंग रहा था। ये बिल्कुल वीरान जगह थी। कहीं कहीं कोई दरख्त था, हर तरफ खुश्क सरकंडे और झाड़ियाँ थी। मैं कमांडो खालिद की बू के पीछे पीछे चला जा रहा था। आसमान पर बादल झुके हुए थे। लगता था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश में मेरा चलना मुश्किल था, लेकिन अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई। कमांडो खालिद की बू वैसी ही मदम थी जैसे पहले थी। हवा का झोंका कभी कभी हमारे दरमियान में आकर इसकी बू को मुझसे अलग कर देता, तब मैं रुक जाता। दोबारा बू महसूस होती तो फिर रेंगने लगता है। चूँकि इलाका गैर आबाद और उजाड़ था, इसलिए मैं जितनी तेज़ी से रेंग सकता था रेंग रहा था। गंदे नाले का पुल आ गया। पुल पर से कुछ आदमी गुजर रहे थे। कमांडो खालिद की बू पुल की दूसरी तरफ से आती महसूस हो रही थी। मैं वहीं एक जगह छुप कर पुल से आदमियों के गुजर जाने का इंतजार करने लगा। पुल की दूसरी जानिब किसी बस्ती के मकान नजर आ रहे थे। एक हवाई जहाज शोर मचाता आसमान पर से गुजर गया। दूर से किसी ट्रक के हार्न की आवाज़ सुनाई दी। जब पुल बिल्कुल खाली हो गया तो मैं ओट में से निकला और पुल पर आ गया। पुल लकड़ी के तख्ते जोड़कर बनाया गया था। पुल के नीचे गंदा नाला बह रहा था। वहाँ से मैं नाला अबूर नहीं कर सकता था। मुझे लामुहाला पुल के ऊपर से ही गुजरना था। मैं पुल की रीलिंग के बिल्कुल साल लग कर रेंगने लगा। मैं वैसे भी छोटा सा था, मेरा रंग भी भूरा था। मेरा ख्याल था कि किसी को नजर नहीं आऊंगा, लेकिन पीछे से आते हुए दो आदमियों ने मुझे देख लिया और सांप सांप का शोर मचा दिया। दूसरी तरफ से एक आदमी मेरी तरफ दौड़ा। इसके हाथ में सोंटा था। इसने मुझे देखते ही जोर से सोंटा मारा। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया, लेकिन जल्दी से पुल के नीचे हो गया। अब मैं इनसे महफूज हो गया था। मैं पुल के नीचे लगकर आगे को जल्दी जल्दी रेंगने लगा, लेकिन बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि मैं पुल की छत से लगकर छिपकली की तरह ज्यादा देर नहीं रेंग सकूंगा। मैं फौरन पुल की रेलिंग के नीचे हो गया। इतनी देर में वहाँ और लोग जमा हो गए।
छोटा सा पुल था। जैसे ही मैं पुल के दूसरे सिरे पर निकला तो लोगों ने मुझ पर पत्थरों और डंडों की बारिश कर दी। मैं यूं ही किसी को डसकर हलाक नहीं करना चाहता था, वैसे भी इसमें अपनी जान जाने का खतरा था। मैं बड़ी तेज़ रफ्तारी से रेंगता हुआ गंदे नाले की झाड़ियों में घुस गया और झाड़ियों के अंदर ही दुश्मन लोगों से काफ़ी दूर निकल गया। जब मैंने महसूस किया कि मैं खतरे से निकल आया हूँ और लोगों की आवाज़ें आना भी बंद हो गई हैं, तो मैं झाड़ियों से निकलकर नाले के किनारे पर आया और मैंने देखा कि सामने एक सड़क थी जिस पर से गाड़ियाँ गुजर रही थी। सड़क के दोनों जानिब मकान और इमारतें थी, सामने की जानिब दुकानें भी थी, काफ़ी लोग चल फिर रहे थे। मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वहीं सर घुमा कर एक ख़ास सिमत की हवा को सूंघा। हवा में कमांडो खालिद की बू बहुत ही मदम हो चुकी थी। लगता था कि वो जहाँ पहले बैठा था वहाँ से दूर हटता जा रहा है। मैं बेख्तियार होकर इसकी बू के पीछे चल पड़ा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था बू कम होती जा रही थी। इसका मतलब था कि कमांडो खालिद किसी रेलगाड़ी या मोटर गाड़ी में सवार होकर शहर से दूर होता जा रहा है। यहाँ तक कि जब मैं सड़क से 10-12 फीट पीछे एक ऊंची इमारत की अकबी दीवार के पास पहुँचा तो फिज़ा में से कमांडो खालिद की बू ख़त्म हो चुकी थी। ये लम्हात मेरे लिए इंतहाई मायूसी के लम्हात थे। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊँ। मुश्ताक साहब के होटल और इसके क्वार्टर का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अगर मालूम भी होता तो ट्रैफिक से भरे हुए बाजारों और चलती गाड़ियों में से गुजरने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इमारत की दीवार के पीछे एक झाड़ी में छुप कर बैठ गया और अपने इंसानी दिमाग से सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे पास अपने साथी कमांडो मंजिल खालिद तक पहुंचने का एक ही जरिया इसके कपड़ों से निकलने वाली इसके जिस्म की बू थी, जो अब मुझे महसूस नहीं हो रही थी। ये बू मुझसे जुदा हो गई थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि कमांडो खालिद अब दिल्ली शहर में भी था या वहाँ से निकल चुका था। मैं दुश्मनों में घिरा हुआ अकेला और बेसहारा रह गया था। कोई भी आदमी मुझे देखकर साम साम का शोर मचाकर दूसरों को बुलाकर मुझे हलाक कर सकता था। मैं वहीं झाड़ी में बैठा रहा। मेरे करीब ही से एक चूहा निकलकर मुझे अपनी छोटी छोटी आंखों से देखने लगा। जैसे ही मैंने इसकी तरफ निगाह डाली वो खौफ के मारे ऐसे गायब हुआ जैसे इसे ज़मीन खा गई हो। वैसे भी मेरे जिस्म से निकलने वाली ख़ास बू की वजह से कोई कीड़ा मकोड़ा और जानवर वगैरह मेरे करीब नहीं भटक सकता था। मुझे दिल्ली वाली पुरस्रार साधु का ख्याल आ गया जिसने मुझे जानवरों और कीड़े मकोड़ों, सांपों और मगरमच्छों को मुझसे दूर रखने वाली ख़ास जड़ी बूटी का सफूफ पानी में घोल कर पिलाया था और जिसकी वजह से मैं खूनी जंगल में से आसानी के साथ गुजर गया था। मुझे इसकी झोंपड़ी का भी रास्ता मालूम नहीं था। मैंने सोचा कम से कम इस वक्त तक मुझे इसी जगह छुपे रहना चाहिए जब तक कि रात का अंधेरा नहीं छा जाता। मैं जितना चाहे इंतज़ार कर सकता था। मेरे सांप के जिस्म को किसी किस्म की कोफ्त का एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ मेरा इंसानी जहन ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैं खामोशी से झाड़ी में बैठा रहा। अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सर्द हवा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं हवा को एक ख़ास सिमत की तरफ मुँह करके सूंघ लेता था कि शायद मुझे कमांडो खालिद की बू आ जाए, लेकिन हर बार मुझे मायूसी होती। मैंने एक दफ़ा चारों तरफ सर घुमाकर हवा को सूंघा, किसी तरफ से भी इसकी बू नहीं आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि कमांडो खालिद मेरी तलाश में नाकाम होने के बाद या मेरा इंतज़ार करते करते मायूस होकर वापस भोपाल चला गया है, क्योंकि वो भी इस पोजीशन में नहीं था कि ज़्यादा दिन लोगों की नज़रों के सामने रह सके। मैं सोचने लगा कि जब इसने भोपाल पहुंचकर जमीला को बताया होगा कि हमने श्री राज और इसके बदमाशों को तो मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन करमदाद हमसे बिछड़ गया है, तो इस बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन हम हालात की सितमरानियों का शिकार थे। जो मुसीबत हम पर पड़ चुकी थी, हमें बहरहाल इसमें से गुजरना ही था। खुदा से यही दुआ थी कि या अल्लाह हमें ज़िंदा सलामत रखना, ताकि हम दोनों मियाँ बीवी जो एक दूसरे को दीवाना वार प्यार करते हैं और जो बेकसूर हैं, खैरियत से अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएं। सड़क पर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ें आ रही थी, लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी। दिन गुजरता गया, आखिर सूरज गुरूब होना शुरू हो गया। फिर शाम का अंधेरा ज़मीन पर उतर आया। मैंने झाड़ी में से सर बाहर निकाल कर देखा, इमारत की दोनों जानिब सड़क की बत्तियाँ रोशन हो गई थी, दूसरी इमारतों की बत्तियाँ भी जल उठी थी। एक बार फिर परेशान कर देने वाला सवाल मेरे सामने आ गया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। मुझे अपने मोहसिन मुश्ताक अली साहब के होटल का रास्ता मालूम भी होता तो सांप के रूप में इनके पास जाना मुनासिब नहीं था। अगर मैं इंसानी आवाज़ में इनको सारी कहानी सुनानी भी शुरू कर देता तो यकीनी बात थी कि वो डर जाते और यही समझते कि ये कोई बदरू या चुड़ैल है जो सांप बनकर मेरी आवाज़ में बातें करने लगी है। अगर फ़र्ज़ कर लिया कि वो मुझ पर एतबार भी कर लेते तो सिवाय इसके मेरी और कोई मदद नहीं कर सकते थे कि मुझे किसी जगह छुपा देते और कहते कि अपने साथियों का इंतज़ार करो। इन्हें तो हमने यही बताया था कि हम जमीला की तलाश में दिल्ली आए हैं। जब कुछ भी मेरी समझ में न आया और मैं कोई फ़ैसला न कर सका तो आखिर
आखिर मैंने यही सोचा कि इसी जगह बैठे रहता हूँ। जब रात आधी गुजर जाएगी और सड़क पर खामोशी छा जाएगी तो यहाँ से निकलकर किसी और तरफ जाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है इस वक्त तक मुझे कमांडो खालिद की बू आने लगे। अजीब बात थी कि मैं दिल्ली में मुश्ताक साहब, मुजाहिद अहमद खान, अनवर खान वगैरह के साथ भी रहा था, मगर इनकी बू मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी या मुझे इनकी बू का अदराक नहीं था। लेकिन कमांडो खालिद के कपड़ों और जिस्म की बू को मैंने फ़ौरन पहचान लिया था। इसकी वजह यही हो सकती थी कि कमांडो खालिद को मेरे साथ साथ रहने का ज़्यादा मौका मिला था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, खामोशी भी गहरी हो रही थी। पहले दूर से किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ आ जाती थी, अब वो भी नहीं आती थी। मुझे बाहर निकलकर सैर करने की ज़रूरत नहीं थी। सांप तो 1 महीना अपने बिल में घुसकर गुजार देता है। सिर्फ मेरा इंसानी जहन ये सोच सोच कर परेशान हो जाता था कि मैं सांप की शक्ल में यहाँ से निकल कर किस तरफ जा सकूँगा। सांप का तो शहर दुश्मन होता है। मैं अपना छोटा सा सर अपनी कुंडली में छुपाए बिल्कुल साकित होकर झाड़ी के अंदर बैठा था कि मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। मैंने कोई ख्याल न किया। हो सकता था कोई शख्स इस इमारत में रहता हो और किसी दूसरे शहर से रात की गाड़ी में आया हो। मैं अपना सर नीचे किए खामोश बैठा रहा। गाड़ी का इंजन रुका तो मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। वो रोते हुए किसी को बड़ी आजिज़ी से कह रही थी, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना, मेरा परसों ब्याह होने वाला है, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना। मैंने कुंडली में से सर ऊपर उठा लिया। किसी मर्द ने करख्तगी से कहा, रामदास यार क्या सोच रहे हो, उठाओ इसको ले चलो अंदर। औरत ने रोते हुए कहा, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, भगवान के वास्ते मुझे कुछ न कहना। ये कोई लड़की थी जो रोए जा रही थी। दूसरे मर्द की आवाज़ आई, यार उठाओ इसे ले चलो अंदर। फिर मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे 2-3 आदमी लड़की को उठाने और घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की बुरी तरह रो रही थी और इन लोगों की मिन्नतें कर रही थी। मुझ पर बड़ा असर हुआ। ये कोई बदमाश थे और अब इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले थे। मुझसे रहा न गया। मैं तेज़ी से झाड़ी में से निकलकर इमारत के सामने की जानिब आ गया। इस वक्त तक बदमाश लोग इस लड़की को उठाकर अंदर ले जा चुके थे। ये कोई मकान था जिसका गेट थोड़ा सा खुला रह गया था। सामने एक गाड़ी खड़ी थी। मैं तेज़ी से गेट में घुस गया। आगे एक तंग सरासा मकान के बरामदे तक जाता था। मैं तेज़ी से रेंगता हुआ बरामदे में आ गया। बरामदे में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था। मैं दीवार पर चढ़ने लगा। अंदर से मुझे लड़की की घुटी घुटी आवाज़ें आ रही थी। वो अभी तक मुज़ाहमत कर रही थी और रोए जा रही थी। मैं रोशनदान में से कमरे की दीवार पर आ गया। छोटा सा कमरा था, सिर्फ एक बत्ती रोशन थी। कोने में पलंग पर बिस्तर बिछा हुआ था और 2 आदमी एक नीम उरियान लड़की की साड़ी को खींच खींच कर उतारने की कोशिश कर रहे थे। लड़की ने दोनों हाथों से अपनी जिस्म की बची हुई साड़ी के पल्लू को पकड़ रखा था और रो रो कर कह रही थी, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। एक आदमी ने, जिसने फुल स्वेटर पहना हुआ था, मेज़ पर शराब की बोतल खोलकर एक गिलास में शराब डाल रहा था और कह रहा था, क्या करते हो तुम लोग? तुम दोनों मिलकर एक लड़की को नंगा नहीं कर सकते। एकदम से मेरा इंसानी जहन गुस्से से भर गया। ख्वाह ये लड़की हिंदू थी, मगर किसी की बहन और बेटी थी और कवारी थी और बहुत जल्द इसका ब्याह होने वाला था। ये बदमाश इसको कहीं से उठाकर ले आए थे और अब इसके साथ गैंग रेप करके इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह करने वाले थे। इसके बाद मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। मैंने दीवार पर से पलंग पर छलांग लगा दी। मैं एक बदमाश की गर्दन पर गिरा और गिरते ही इसे डस लिया। आपको तो मालूम ही होगा कि मेरा जहर किस कदर हलाकत खेज़ और जल्दी असर करने वाला था। वो आदमी तो वहीं दोहरा हो गया। मैंने पलक झपकने में दूसरे को भी डस दिया, वो भी वहीं औंधा हो गया। लड़की ने मुझे देख लिया था। वो चीख मारकर पलंग से दूसरी तरफ कूद गई। अब तीसरे बदमाश ने भी मुझे देख लिया था। इसने मुझ पर शीशे का गिलास दे मारा, मगर वो मुझे न लगा। मैं वहीं से उछलकर तीसरे बदमाश की गर्दन से चिमट गया और इसे भी डसकर वहीं ढेर कर दिया। लड़की साड़ी से अपनी नीम उरियां बदन को छुपाए दीवार के साथ लगी, खौफ के मारे कांप रही थी। वो दरवाजे की तरफ दौड़ी कि कुंडी खोलकर बाहर निकल जाए। बाहर से किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अबे रामदास, हमारी बारी कब आएगी भी? लड़की वहीं बैठ गई। मैं तीसरे आदमी को हलाक करने के लिए मेज़ पर कुंडली मारे फन फैलाकर बैठा हुआ था। जब अंदर से किसी ने जवाब न दिया तो बाहर वाले बदमाश ने दोबारा आवाज़ दी, रामदास दरवाज़ा खोलो, क्या शराब पीकर उलट गए हो? हमारा भी हिस्सा दो। लड़की कभी मेरी तरफ खौफजदा नज़रों से देखती और कभी दरवाजे की तरफ देखती। इसने कुंडी नहीं खोली थी। मैं इसी तरह मेज़ पर बैठा था। बाहर वाले बदमाश ने गालियाँ बकनी शुरू कर दी, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हरामजादो, मैं आ रहा हूँ। बाहर से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धकेला जाने लगा। फिर बाहर वाले बदमाश ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजे की कुंडी उखड़ गई और दरवाज़ा धड़क से खुल गया। एक पहलवान टाइप का आदमी शराब के नशे में झूमता झूमता अंदर दाखिल हुआ। इसने अपने साथियों को तो न देखा, लड़की को देखा तो इससे लिपट गया और इसकी साड़ी नोचनी शुरू कर दी। जाहिर है मैं इसे कैसे माफ़ कर सकता था। मैंने मेज़ पर से छलांग लगाई और इस चौथे बदमाश की टांग पर डस लिया। वो एक सेकंड के लिए तो खड़े का खड़ा रह गया, फिर धड़ाम से पीछे को गिर पड़ा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन
आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।